सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTBH लखनऊ। मेरे द्वारा D.Ed. SCVI पाठ्यक्रम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र संख्या 5 टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन के इकाइयों का परिचय एवं संबंधित पाठ्य योजना निर्माण हेतु इस श्रृंखला का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत श्रृंखला के प्रथम भाग में इकाई संख्या 1 शारीरिक शिक्षा विषय पर प्रकाश डालते हुए इकाई 1 की उप इकाई 1.1 शारीरिक मुद्रा एवं गति पर चर्चा की गई थी तथा उदाहरण स्वरूप संबंधित एक पाठ्य योजना निर्माण पर प्रकाश डाला गया था। प्रस्तुत श्रृंखला के द्वितीय भाग में इकाई 1 की उप इकाई 1.2 शारीरिक व्यायाम तथा योग फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा विषय पर प्रकाश डालते हुए संबंधित एक पाठ्य योजना के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ्य योजना के आधार पर आप व्यायाम तथा योग के अलग अलग पाठ्य योजनाएं निर्मित कर दृष्टि दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उप इकाई 1.2 शारीरिक व्यायाम तथा योग फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। परिचय। योग का सहज सरल अर्थ है जोड़ना। मनुष्य स्वयं में एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह हर पल दूसरों पर आश्रित है। मनुष्य के स्थूल शरीर का निर्माण ही पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। यदि इनमें से किसी एक तत्व की भी कमी हमारे शरीर में होने लगे तो वह पूरा असंतुलित एवं रोगग्रस्त होकर क्षीण होने लगेगा। हमारे शरीर की संपूर्ण बनावट ऐसी है कि उसके सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करें। इसके लिए मात्र योग ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम शरीर को संतुलित करके अपनी ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का सही उपयोग कर सकते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि चाहता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए शरीर का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। योग तथा व्यायाम की आवश्यकता। योग तथा व्यायाम से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करता है, रक्त का संचार सुव्यवस्थित तरीके से होता है तथा फेफड़े, मस्तिष्क एवं किडनी जैसे हमारे सभी अंग पूर्ण चैतन्य अवस्था में होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग व व्यायाम से हमारे संपूर्ण शरीर में एक चेतना का संचार होता है। हमारे शरीर की कार्यक्षमता पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। आलस्य, जड़ता व विकारों का नाश होता है। व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमताएं जागृत होने लगती हैं। योग का प्रथम लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना है। योग से आत्मबल बढ़ता है। व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित हुए बिना परिस्थितियों का सामना कर सकता है। योग तथा व्यायाम में अंतर। योग तथा व्यायाम में निम्नांकित भेद किए जा सकते हैं। पहला, व्यायाम से हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते और सांसें काफ़ी तेज हो जाती हैं, जबकि योग में सांसों पर संतुलन सिखाया जाता है तथा योग की स्थितियों के आधार पर सांस लेना होता है। दूसरा, योग आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है। तीसरा, योग से शरीर लचीला रहता है, जबकि व्यायाम से मांसपेशियों में परिपक्वता आती है। चौथा, व्यायाम तीव्रता और प्रबलता पर जोर देता है,
जिससे मांसपेशियों को हानि भी पहुंच सकती है। योग धीमी गति से किया जाता है और सहन शक्ति बढ़ाता है। योग से मांसपेशियां कमजोर नहीं होती। 5वां, व्यायाम से पाचन शक्ति तेज हो जाती है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है। योग से पाचन शक्ति धीरे होती है, जिससे भूख सामान्य लगती है। 6वां, व्यायाम से ऊर्जा तेजी से खर्च होती है, जिससे थकान लगने लगती है, जबकि योग करते समय ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, जिससे थकान के स्थान पर तरोताज़ा महसूस किया जाता है। 7वां, व्यायाम के लिए पर्याप्त स्थान और साधन या सामान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु योग के लिए आपको थोड़ा सा स्थान व एक मैट या चटाई की आवश्यकता होती है। 8वां, व्यायाम करते समय अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना होता, जबकि योग करते समय आपको अपनी सांसों और आसन पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। 9वां, व्यायाम में कोई सिद्धांत नहीं होता, जबकि योग सिद्धांतों पर आधारित है। 10वां, व्यायाम प्रत्येक उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता, जबकि योग प्रत्येक उम्र का व्यक्ति कर सकता है। योग तथा व्यायाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। योग तथा व्यायाम करने या कराने से पूर्व निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, योग तथा व्यायाम के लिए समय का महत्व सबसे अधिक होता है। योग तथा व्यायाम ऐसे समय पर करना चाहिए जब वातावरण सामान्य रूप से हल्का ठंडा हो। दूसरा, योग तथा व्यायाम करते समय बहुत तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तीसरा, योग तथा व्यायाम करते समय पेट अधिक से अधिक खाली होना चाहिए। चौथा, योग के लिए समतल भूमि व बिछाने के लिए कपड़ा या चटाई होना चाहिए। 5वां, योग तथा व्यायाम करते समय बीच बीच में पेय या भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 6वां, योग तथा व्यायाम क्रोध, आवेश, तनाव व ज़्यादा दुख कष्ट की स्थिति में नहीं करना चाहिए। 7वां, योग तथा व्यायाम करने के उपरांत न्यूनतम 15 मिनट तक किसी तरह का भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। योगों के प्रकार। योगों को निम्नांकित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, खड़े होकर किए जाने वाले योग। दूसरा, बैठकर किए जाने वाले योग। तीसरा, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योग। चौथा, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग। संक्षिप्त परिचय इसका दिया गया है। पहला, खड़े होकर किए जाने वाले योग। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योगासन किए जाते हैं। क, ताड़ासन। ख, चंद्रासन। ग, हस्तचालासन। घ, त्रिकोणासन। अंग, कोणासन। च, पादहस्तासन। छ, ध्रुवासन। ज, हस्त पादांगुष्ठासन। झ, पच्छासन। य, नट राजासन। ट, उत्कटासन। ठ, गरुड़ासन। य, अर्धचक्रासन। ढ, पूर्ण चक्रासन। अण, बजरंगासन। प, भैरवासन। फ, सूर्य नमस्कार इत्यादि। दूसरा, बैठकर किए जाने वाले योग। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योगासन किए जाते हैं। क, सुखासन। ख, सिद्धासन। ग, पद्मासन। घ, योग मुद्रासन। अंग, पर्वतासन। च, कुक्कुटासन। छ, गर्भासन। ज, कूर्मासन। झ, मत्स्यासन। य, वज्रासन। ट, मंडूकासन। ठ, उष्टासन। ड, कपोतासन इत्यादि। तीसरा, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योग। इसके अंतर्गत
निम्नलिखित योगासन किए जाते हैं। क शयन पाद संचालनासन, ख उत्थित द्विपदासन, ग उत्तान पादासन, घ पाद वृत्तासन इत्यादि। चौथा, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योगासन किए जाते हैं। क मकरासन, ख भुजंगासन, ग शलभासन, घ धनुरासन, अंगा झूलासन, च मयूरासन इत्यादि। व्यायाम के प्रकार। व्यायाम निम्नांकित प्रकार से किए जा सकते हैं। क गर्दन का व्यायाम, ख सिर का व्यायाम, ग हाथों का व्यायाम, घ कमर का व्यायाम, अंगा घुटने का व्यायाम, च पैर का व्यायाम इत्यादि। अब चर्चा समाप्त हुई। हम पाठ योजना की चर्चा करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। योगासन, पाठ योजना। पद्मासन, पद्मासन की पाठ योजना बनाई गई है। परिचय। पद्म अर्थात कमल। जब यह आसन किया जाता है उस समय वह कमल के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पद्मासन नाम दिया गया है। यह आसन कमलासन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। यह ध्यान साधना में अत्यंत सहायक है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसके पश्चात हम छात्र के संबंध में जो सूचना है उसको निम्नलिखित बिंदुओं में एकत्रित करेंगे। पहला, छात्र का नाम, लिंग, आयु, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, विद्यालय का नाम, दिव्यांगता का प्रकार व प्रकृति, दिव्यांग होने का समय, पारिवारिक स्थिति, यदि कोई अतिरिक्त दिव्यांगता है तो उसका विवरण, प्रशिक्षक का नाम। इसके पश्चात हम अंकित करेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें लिखा जाएगा छात्र आसन या योग के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा। दीर्घकालीन उद्देश्य, छात्र आसन के माध्यम से भविष्य में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेगा। इसके पश्चात 2 कालमों में बांटकर हम प्रक्रिया करेंगे। पहले कालम का शीर्षक है प्रशिक्षक क्रिया, दूसरे कालम का शीर्षक है छात्र क्रिया। प्रशिक्षक क्रिया। प्रथम, भूमि पर दोनों पैर फैलाकर सीधे बैठते हुए ऐसा करने का निर्देश छात्र को दिया जाएगा। छात्र भूमि पर दोनों पैर फैलाकर सीधा बैठ जाएगा। यह छात्र क्रिया में अंकित किया जाएगा। प्रशिक्षक क्रिया। दायां पैर बाएं पैर की जांघ पर और बायां पैर दाएं पैर की जांघ पर रखने का निर्देश छात्र को देते हुए स्वयं भी उक्त क्रिया को किया जाएगा। छात्र क्रिया। छात्र पहले दायां पैर बाएं और पैर की जांघ पर और बायां पैर दाएं पैर की जांघ पर रखेगा। प्रशिक्षक क्रिया। दोनों हाथों के अंगूठों को तर्जनियों के साथ मिलाकर बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर और दायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर रखने का निर्देश दिया जाएगा, वह स्वयं भी किया जाएगा। छात्र क्रिया। छात्र दोनों हाथों के अंगूठों को तर्जनियों के साथ मिलाकर बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर और दायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर रखेगा। प्रशिक्षक क्रिया। मेरुदंड और मस्तक सीधी रेखा में रखते हुए ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा। छात्र क्रिया। छात्र मेरुदंड और मस्तक सीधी रेखा में रखेगा। प्रशिक्षक क्रिया। धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लेते व बाहर की तरफ निकालते हुए इस प्रक्रिया को करने के लिए कहा जाएगा। छात्र क्रिया। छात्र द्वारा धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लेते व बाहर की तरफ निकालते हुए इस क्रिया को किया जाएगा। प्रशिक्षक क्रिया। प्रारंभ में यह आसन 1 से 2 मिनट तक कराया जाएगा तथा धीरे धीरे इसके समयावधि व अभ्यास में वृद्धि की जाएगी। छात्र क्रिया। छात्र प्रारंभ में यह आसन
1 से 2 मिनट तक करेंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे इसके समयावधि में वृद्धि करेंगे। इसके पश्चात मूल्यांकन बिंदु अंकित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्र के पद्मासन अधिगम का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही त्रुटियों को सुधारते हुए मौखिक व स्पर्शीय पद्धतियों का प्रयोग कर स्वावलंबी बनाया जाएगा। पाठ योजना समाप्त हुई। प्रस्तुत श्रृंखला के इस द्वितीय भाग में यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।